पार्ट्स आगे वाले आपकी जवाबदेही बनती है, आगे जो बैठे हुए हैं आप लोग की जवाबदेही बनती कि आप तो क्लियर कीजिए ना। इसका मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त कर दिए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त हो चुका है ना। देखिए एक और दो क्वेश्चन एक मैटर से जो आता है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। एक है उपसर्ग, इसको थोड़ा सा बंद कीजिएगा, ये लाइट से हमको देखने में दिक्कत होती है। इसका व्हाइट कैसे होगा? अब इसका व्हाइट कलर कहाँ से होगा? इससे सबको दिखेगा, उसको ऑनलाइन वाला बुर्बक होगा जो नहीं दिखेगा। लाल पर व्हाइट बहुत अच्छा दिखता है। कलर बैठो, कलर कॉम्बिनेशन कुछ हमसे भी सीखिए ना। व्हाइट पर रेड अच्छा लगता है। तो उपसर्ग और प्रत्यय, तो सिंपल भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन उपसर्ग से होगा, एक क्वेश्चन प्रत्यय से होगा। तो उपसर्ग में क्या होता है कि इसमें शब्दों नहीं लिखते, शब्द लिखते हैं। इसमें शब्द के पहले उपसर्ग लगता है। इसमें शब्द के पहले जो शब्द लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में इतना ही अंतर है कि उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले, ध्यान में रखिए, उपसर्ग किसी शब्द के पहले और प्रत्यय किसी शब्द के बाद। ये आप लोग को अच्छी, अब कितनी आवाज में दूं जी? उपसर्ग शब्द के पहले और प्रत्यय शब्द के बाद। आया दिमाग में? आवाज बोलिए। ठीक है, अब ठीक है आवाज? तो यहां से एक दो क्वेश्चन पहले उठाइए। एक दो क्वेश्चन का जो उसमें ड्राफ्टिंग है, प्रावधान है, जो हर कंपटीशन में संभावना ज्यादा बनी रहती है। तो पहले सीखिए कि उपसर्ग की संख्या, उपसर्ग की संख्या, उपसर्ग की संख्या में हिंदी में 10 है उपसर्ग।
संस्कृत में 19 है और उर्दू में 21 है। एक क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, उपसर्गों की संख्या कितनी है, डैश देगा, नीचे ऑप्शन देगा 10, 11, 12, 14, 18 जो। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि उपसर्ग के प्रकार, तो एक क्वेश्चन और बनता है प्रकार, उपसर्ग के प्रकार। तो ये प्रकार जो हुआ ना, यही हुआ 1, 2, 3। तो उपसर्ग के कितने प्रकार? 3 प्रकार। तो 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। उपसर्ग की संख्या 10, प्रकार 3। और यहाँ भी एक क्वेश्चन उठता है कि हिंदी में कितने? 10, संस्कृत में कितने? 21, उर्दू में 19, संस्कृत में उर्दू में कितने? 21। उर्दू वाला नहीं पूछेगा, लेकिन ये दोनों कंबाइन करके पूछता है, क्योंकि जब भी उपसर्ग का प्रयोग करेगा, जब भी उपसर्ग पूछेगा आपसे, तो हिंदी और संस्कृत दोनों के उपसर्ग को मिला देता है, क्योंकि हिंदी संस्कृत दोनों एक दूसरे के जुड़वा भाई बहन है, जुड़वा बहन है। संस्कृत बड़ी बहन है, हिंदी छोटी बहन है, आई उर्दू जो है मौसी है। इंग्लिश तो पड़ोसी है। तो ये आपका हो गया विदेशी मौसी है, चचेरी मौसी नहीं, विदेशी मौसी है। तो शब्दों के पहले तक कुछ उपसर्ग से आप परिचित होइए, जैसे प्रति, बी, अधि, उप, अनु, प्रति, बी, अधि, उप, अनु, निस, नित। और सर कुछ है आपके दिमाग में तो बोलिए ना, ये सब के अलावा कुछ और है तो सब बोलिए ना। अधि लिख दिए, बी लिख दिए, प्रति लिख दिए, प्र लिख दिए, उप लिख दिए, अनु लिख दिए, निस। हम उपसर्ग पूछ रहे हैं आपसे, खाली उपसर्ग बोलिए ना। तो लिखे हुए दुर्ग, दुर्ग, दूर उपसर्ग है। दूर से कौन शब्द बनाइएगा? दूर, दूर उपयोग। अच्छा, परा और ठीक, बैठ। ये उपसर्ग हैं, ठीक है। आपको ज्यादातर करता क्या है, ये 2 से क्वेश्चन यहां से उठा देता है। चूंकि जनरल तो आपको प्र से प्रकार, प्रहार, प्रचार बनते जाएगा, प्रति से बनाते जाइए। एक आध को बोलिए, प्रकार, प्रति से प्रतिदिन बना सकते हैं, बी से विकार बना सकते हैं, विनाश बना सकते हैं, अधि से अधिकार बना सकते हैं, उप से उपकार बना सकते हैं,
अनु से अनुसार बना सकते हैं। चलिए, निश से निश्चय, और नित्य से नित्य से एक इसमें शब्द आता है, चूंकि ये आधा त का अर्थ रखता है, तो जहाँ स आता है वहाँ मूर्धन्य स होता है, तो ठीक है। निष्कर्ष, इसमें निष्कर्ष ला सकते हैं। निस नहीं, काम कर रहे हैं, थोड़ा देख लेते हैं उसका। एक हम भूल रहे हैं अभी। नित्य, उतारिए। नित्य से हम भूल रहे हैं, या कहीं में ये ज़्यादातर यही सब डाल देता है, शब्द भूल जाते हैं। निस नहीं होता है, उत्त होता है। उत्त होगा, उत्त। वही हमको कंफ्यूजन हो रहा था कि इससे क्या उत्त होता है। तो इसमें आ जाएगा उत्कर्ष, ठीक है। और तो आना चाहिए, उत्थान। तो आना चाहिए ना लास्ट में, उत्थान, ये ला सकते हैं। बहुत सारे शब्द ला सकते हैं। उत्साह में आधा त होगा ना, है ना, ठीक है, आधा त होगा। एक बात जानते हैं कि नहीं, कि जब किसी व्यंजन वर्ण में हम हलंत जोड़ देते हैं तो वह आधा हो जाता है। ये सबको मालूम है। उत्त में त जोड़ दिए तो आधा त हो गया, तो ये उपसर्ग है। तो मैंने इसको जानबूझ के इसलिए उठाया क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से उठाएगा। ये सब तो आसान है सबके लिए, ये तो सबको पता है कि ऐसा होता है, ऐसा हो जाएगा। कुछ और लिखिए तो, अभी हो गया, बी हो गया, अति आया है इसमें? नहीं, अति भी लिखिए। हाँ लिखिए, लिखा देते हैं। ई उतारा हुआ इतना, अच्छा तो उतारिए। उतारा हुआ हो जाएगा तो बोलिए। कुछ लिखिए और अपने से बनाइए खुद। अरे वैसे नहीं ना होता है, फोटो खींची कहाँ से हम बोर्ड पर डाल दें। अनु अप लिखा है, हाँ अप लिखिए, अप लिखिए, अप उप लिखा है, अप लिखिए। अप से वो बना लीजिए अपने से। अपमान, हाँ बना सकते हैं, अप शब्द बना सकते हैं। आप दो एक एक लिखिए ना, खाली समझने के लिए। वो अपने आपको क्वेश्चन कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो हम बाद में बताएंगे ना। अब से अब लिखिए, भी उपसर्ग है। अव अब से अपने लिखिए, बनाइए अवगत। परा से परा लिखिए, परा से अपने बनाइए, पराक्रम हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। परी भी नहीं आया, परी लिखिए, क्योंकि बोर्ड में नीचे जगह कम है इसलिए हम लिखा दे रहे हैं। परी,
तो परि से परिवार बना सकते हैं, प्रति आया हुआ है, हाँ प्रति आया हुआ। सु से लिखिए, सु से सुकर्म, सुशासन, यथा, ये बराबर यथा वाला पर ध्यान दीजिए। यथा से लिखिए, यथा, हालांकि संस्कृत का शब्द है लेकिन समास में इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ जाती है। यथा संभव, यथाशक्ति। अब उपसर्ग आप समझ गए होंगे कि यही सब है, फिर भी मैं एक लाइन बताता हूं कि ये सारे कोई शब्द आपको याद नहीं है, गोली मारिए। जब वहाँ क्वेश्चन पूछेगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया है, तो आप खुद चुन लेंगे, उसके लिए ज़्यादा झंझट नहीं लेना है। प्रत्यय शब्द का मतलब होता है कि ये बाद में आता है, शब्द के प्रत्यय जो है बाद में आता है, शब्द के बाद में आता है, तो इसके दो भेद हो जाते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित। तद्धित, तो कृत और तद्धित में क्या है, ये थोड़ा अंतर समझिए और यहीं से एक क्वेश्चन उठाएगा। प्रत्यय तो बहुत रेयर केस में रहता है, क्वेश्चन जैसे उठाएगा उसी को खाली फॉलो कीजिए। कृत प्रत्यय का मतलब होता है क्रिया के अंत में, क्रिया या धातु के अंत में कुछ जोड़ना, धातु के अंत में। यही ध्यान रखना होगा कि कृत प्रत्यय क्या, तो धातु के अंत में, संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में। तो वहाँ आपको जवाब देना हो, चुनना होगा किसके अंत में। कृत प्रत्यय कौन होगा, जहाँ क्रिया के अंत में लगे। और तद्धित प्रत्यय क्या है, तो ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पहले लगता है। जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के पहले शब्द लग जाए और प्रत्यय लगे, वह प्रत्यय कहलाता है तद्धित। और कृत प्रत्यय कहलाता है जो क्रिया या धातु के। तो क्रिया धातु में किसी को फर्क बुझा रहा है तो क्वेश्चन कर सकते हो। जो क्रिया है वही धातु है, जो धातु है वही क्रिया है। क्रिया को ही धातु कहते हैं और धातु को ही क्रिया कहते हैं, केवल भाषा बदल जाती है। हिंदी में हम क्रिया कहते हैं और संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे हे भगवान कहते हैं हिंदी में, ओ माय गॉड इंग्लिश में, हे खुदा या खुदा या अल्लाह उर्दू में, लेकिन सब एक का नाम है, पर्यायवाची है। इंग्लिश वाला कुछ बोलता है, हिंदी वाला कुछ बोलता है और सब अपन अपन बोलता है, तो वही चीज़ है यहाँ। अब कृत प्रत्यय में क्या है, तो कृत प्रत्यय में क्रिया के अंत में ता लगता है, कृत प्रत्यय में क्रिया के अंत में लगता है जो लगने वाला है। तो जैसे क्रिया आप समझते हैं गाना, बजाना, रोना, धोना, गाना, हंसना, खेलना, ये सब क्रिया न है, तो उसमें कुछ जोड़ के बन जाएगा तो आप समझ जाइए कि यह प्रत्यय हो गया। जैसे गाना, तो गाना प्लस वाला, तो क्या शब्द बन जाएगा, गाने वाला। होना, तो उसमें होना में हार जोड़ दीजिए तो हो जाएगा होनहार। तो उससे आप पकड़ लें कि हार इसमें प्रत्यय लगा दिया, अब बाला प्रत्यय लगा दिया। अब तद्धित प्रत्यय वगैरह में क्या है कि इसका एक ट्रिक देते हैं तो उससे आपका काम चल जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो हमने संज्ञा पढ़ाने के दरमियान एक चीज ये बताई थी आप लोगों को, शायद याद हो या ना हो, कि भाववाचक संज्ञा मैंने बनाना सिखाया था। कहाँ से, तो संज्ञा से, मतलब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनेगा, सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनेगा, विशेषण से भाववाचक कैसे बनेगा। तो उसमें मैंने एक ट्रिकी बात करी थी कि ता लगा रहे, त्व लगा रहे, आई रहे, आकार रहे, ये सब याद आ रहा है, अट रहे, बट रहे, यही सब शब्द आपको मिलेगा। तो जैसे संज्ञा से बनाइएगा, तो संज्ञा से बनाइएगा तो क्या आ जाएगा, मित्र में
जब हम बड़ा करेंगे ना भैया, तो ये नीचे और हमको जाना पड़ेगा, तो फिर तो पेज चेंज करेंगे तो फिर हम वहां जाके पढ़ते लिखेंगे, उपसर्ग लिखेंगे और इसी चीज को फिर वहां समझाएंगे, तो करते रह जाएंगे। मेरी भी कुछ मजबूरी है, जिसको समझिए। हमको थोड़ा सा काम जो करना है ना, तो हम जैसे अब नहीं हम ऐसे करके पढ़ाएंगे ना, तो आपका अटक जाएगा सब कुछ। मैं चाहता हूं कि जितना समय मिला है उतना ही में हम आपको उपसर्ग पढ़ते थोड़ा सा क्लियर कर दें। आपको बाय द वे शायद आप चश्मा यूज करते हैं, मैं भी प्रॉब्लम में रहता हूं कभी कभी, तो आप आगे आ जाइए ना, यहाँ ये क्योंकि अब हल्ला क्यों कर रहे, अब हो गई बात, वो समझ गए। ये हम ऐसे करके नहीं पढ़ाएंगे ना, तो कोर्स नहीं निकलेगा, बात आगे नहीं बढ़ेगी, और जगह कम है, हमको काम ज्यादा करना है। तो बोलते हैं तो उस आधार पर भी पकड़िए कि ता त्वत, जैसे तद्धित प्रत्यय में क्या सीखा आपने कि तद्धित प्रत्यय हम किसे कहते हैं, जहां संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के अंत में कुछ जोड़ा जाए। तो जोड़ने वाला कुछ शब्द भी हम आपको दे दिए कि 99% यही सब शब्द जुड़ा हुआ रहता है। तो जैसे संज्ञा में लगे तो मित्र क्या है, संज्ञा है, तो मित्र में ता जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मित्रता। तब उसमें कहीं पूछेगा कि अच्छा ये प्रत्यय कौन है, ता, तो ता कौन प्रत्यय हो जाएगा, इसमें तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। या फिर प्रत्यय चुनिए तो ता चुन लीजिए, क्वेश्चन कैसे घुमाएगा तो आप समझ सकते हैं ना। उसी तरह सर्वनाम में बताए थे अपनापन, एगो पन शब्द भी है, याद आया, पन, अपनापन, लड़कपन, ये सब आ रहा है पन वाला। तो है तो देव में तो जोड़ देगा तो देवत्व हो जाएगा, नारी में जोड़ देगा तो नारीत्व हो जाएगा, मीठा में आई जोड़ दीजिएगा तो मिठाई हो जाएगा। ऐसे करके बनावट हो जाएगा, सजावट हो जाएगा, अट हो जाएगा, बट हो जाएगा। तो ये शब्द से आपको पता चल जाएगा कि सारे के सारे प्रत्यय हैं। बस उपसर्ग प्रत्यय खत्म हो गया आपका। यदि क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो किसी पास किताब है तो लाइए, थोड़ा सा हम दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मित्र क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा के अंत में जब कोई प्रत्यय जोड़ेगा तो कौन प्रत्यय कहलाएगा, कृत कहलाएगा कि तद्धित कहलाएगा, तद्धित हो जाएगा। किताब है किसी के पास, सर जो दिए हैं यहाँ से मैनेजमेंट से जो किताब मिली थी, किसी एक बच्चा के पास भी किताब है? मैनेजमेंट कहाँ है जी, सन्नी, सन्नी। और ऑनलाइन वाले भाई साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। ये जो मैंने कलर चेंज किया है, यदि इसमें देखने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपका प्रॉब्लम समझ लिया। कलर चेंज करने के लिए आप कह रहे हैं, धन्यवाद। मैं चूंकि आज रेड शर्ट पहन के आया था तो मैंने कहा, सोचा कि सब कुछ रेड रेड कर दूं, तो मैं बदल देता हूं, बदल दीजिएगा थोड़ा सा। वो उतार चुके हैं आप लोग ना। ये उपसर्ग प्रत्यय को थोड़ा समझिए, देखते हैं क्वेश्चन तो निकाल के देना चाहिए कहां पर ये है उपसर्ग प्रत्यय। हाँ छोड़िए, कलर चेंज करते दीजिए। हाँ नहीं नहीं, वो हटाइए नहीं, वो लड़का को उतारने में दिक्कत होगी, उड़ाने दीजिए। उतार रहा, जरा कुछ क्वेश्चन समझिए। उत उपसर्ग जोड़ने के लिए उचित शब्द क्या है? उत उपसर्ग जोड़ने के लिए, अब क्वेश्चन तो घुमाएगा थोड़ा ना तो उत उपसर्ग है, इतना तो क्लियर हुआ। तो उत उपसर्ग जोड़ने के लिए, ऑनलाइन वाले केवल आवाज सुनिए, उत उपसर्ग जोड़ने के लिए उचित शब्द क्या है? ए में जन, बी में मान, सी में सर्ग, डी में आशा। तो उत में आप सर्ग, उत्सर्ग, उत
सर्ग, सर्ग जोड़ देंगे तो उत्सर्ग बन जाएगा। तो इसमें सर्ग जोड़ने वाले उत जुटेगा सर्ग के पहले, तो अपने बन जाएगा उत्सर्ग। अंश शब्द में इक प्रत्यय पर कौन सा शब्द बनेगा? तो इक प्रत्यय है, तो इक का मतलब हुआ ई आ क। इक का मतलब हर्षिकार दीर्घिकार क। तो उसमें आपको जोड़ना है, तो 4 गो ऑप्शन है, आंशिक हो जाएगा। निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निश्चल, निस तो निस लगा हुआ है, लिखा हुआ है भी निश्चल, निस शब्द लगा हुआ है। आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द कौन है? सुहावना, बिछौना, खिलौना, उक्त सभी। सुहावना ना, आवना प्रत्यय लगा दिया है। तो मेरे हिसाब से उपसर्ग प्रत्यय आप लोग समझ लेंगे अच्छी तरह। हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? 10। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रा, प्राक, प्राग, प्रागैतिक, प्राग। ये ध्यान रखिएगा कि जब इसका संधि में इस्तेमाल करते हैं या कहीं जोड़ने में, तो वो ग जो है ना क हो जाता है। आगे भी ध्यान रखिएगा। अत्याचार शब्द में कौन उपसर्ग है? आ, अत, अति, अतियु, अति, अति से अत्याचार बना है। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। सम, जहां अनुसार रहता तो म हो जाता है, बताए होंगे एक दिन कि अनुसार का म हो जाएगा। विकसित शब्द में प्रत्यय कौन है? विकसित में इत लगाया है तब विकसित बना है। ठीक है। अब आपसे मोटा रकम जो है, अभी से तो खुदरिया था 1-2 नंबर वाला, एक आइटम अभी मैं पढ़ा रहा हूं मोटा रकम, जिसको समास कहते हैं। इससे समास से आपको 3-4 की संख्या में हो सके तो 5 क्वेश्चन उठा देता है। यहां का लाइट जला दूं? नहीं छोड़िए। ये पंकज कुमार पांडे जी, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आप जो ये कह रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं। और कम से कम टीचर पर कोई भी आक्षेप लगाने से पहले अपने ज्ञान को दुरुस्त कीजिए। तो ये आप गलत कह रहे हैं। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि तुम प्यार ना करो, इसका कोई गम नहीं, पर बेवफा मत कहो, बेवफा हम नहीं। तो हो गया। तो आप मेरी पढ़ाई को नहीं लाइक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये मत कहिए कि गलत पढ़ा रहे हैं। आपको जब भी मेरी बातों में कहीं कोई कन्फ्यूजन या कंट्राडिक्शन पैदा हो, आप व्याकरण, हिंदी व्याकरण की जो ओरिजिनल किताब है उसको आप देखिए, पढ़िए। मैं गूगल से नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि गूगल जब नहीं था तब मैं था, और गूगल जब नहीं था तब ग्रामर व्याकरण था। गूगल आज पैदा हुआ है, व्याकरण सनातन काल से चल रहा है। तो जो ओरिजिनल किताब कहती है उसी को सत्य मानिए। गूगल को हमने पैदा किया है, गूगल से हम पैदा नहीं हुए हैं। गूगल में जो आप लिखते हैं, हम ही आपका नहीं, आप ही की उम्र के ना लड़के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, तो वही से ना लिखता है, तो अपने हाथ कचरा है। आज का जनरेशन में बुरा नहीं मानिएगा, वो खुद औधे में चल रहा है।
और वो कर रहा है इंग्लिश में। आप जाते हैं स्टेशन पर, आप देखते होंगे वो लिखता है कि द राजधानी, बोलती है कंप्यूटर में जो बोलती है लड़की, कोई हो वो नहीं आवाज अनाउंस होता है, तो द वैशाली एक्सप्रेस इज जस्ट अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। अभी ऑन का जो प्रयोग किया वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होगा उसमें जो डाला, वो जिंदगी में पर का एक गो प्रीपोजिशन पढ़वे किया होगा ऑन। दुनिया के किसी भी किताब में ऑन शब्द का अराइव के साथ ऑन शब्द का प्रयोग है ही नहीं, ना हो सकता है, क्योंकि ऑन का मतलब होता है एक दूसरे के स्पर्श करना, एट का प्रयोग होता है उसके निकट। तो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन नहीं आती है, बल्कि प्लेटफॉर्म के निकट बगल में ट्रेन आती है। जब वो कह रहा है कि अराइविंग ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो इसका मतलब हुआ कि जल्दी प्लेटफॉर्म छोड़ के भागो, पूरा प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए ऊपर में आ रहा है। अब मैं जब कभी अपने मित्रों के साथ कहीं मैंने जाता रहता हूँ, अनाउंस करता है तो कहता है कि कैसे बोल रहा, समझाते नहीं जाके हम, कि हमरे बाप की ताकत है कि उसको समझाएंगे, तो सेट किए हुए है। तो वही सेट किया। अभी गूगल इतना कॉमन सेंस नहीं है बच्चों के पास कि गूगल पहले आया कि व्याकरण पहले आया। तो व्याकरण जो कह रहा है वही ना सत्य होगा, हम वही ना पढ़ाएंगे। तो इसलिए पांडे जी आपकी भाषा भी ठीक नहीं है, और थोड़ा सा ढंग से कमेंट किया कीजिए, और अपने ज्ञान को गूगल से नहीं बढ़ाइए, बल्कि किताब पढ़िए, किताब का अध्ययन कीजिए। और यही यदि गूगल में रह जाएंगे ना, तो आप जीवन भर गूगल ही देखते रह जाएंगे, कोई कंपटीशन निकालना बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। समास के यहीं से आपको ज्यादा क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है। तो समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। इसके मुख्यतः 4 भेद होते हैं, लेकिन यदि ऑप्शन में 4 भेद ना हो तो 6 भेद हो सकता है, ठीक है। इसका सब भेद 2 निकाला, तो 4 भेद करने के बाद 2 इसका भेद निकाला, तो मैं डायरेक्ट 6 को कर देता हूं। क्या एक ही क्लास में पूरा समास खत्म, बशर्ते कि 5-7 मिनट भी हमारे साथ रहिएगा, तो मैं ऐसा ट्रिक से पढ़ा दूंगा कि जीवन में साथ भूल भी नहीं पाइएगा। मैं थोड़ा मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, थोड़ा मैं सीरियस वे में हूँ, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है, इसलिए हम ज़्यादा वक्त हंसी मजाक में नहीं देना चाह रहे हैं। देखिए, पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु, पांचवा है द्वंद्व, और छठा है बहुव्रीहि। अब भाग गया तो अब क्या करें, उधर से एक भाई साहब कह रहे थे कि दिखाई नहीं देता, तो फिर हमको दूसरा पेज लेना पड़ा। हम तो चाहते थे कि वहीं सटा के, लेकिन अब छोटा जब लिखते हैं, बोर्ड छोटा है, हम काम ज़्यादा कर रहे हैं, तो जब टोकरी छोटा हो और माल उसमें ज़्यादा रखिएगा तो छलकेगा ही, वो बाहर गिरेगा ही। तो उसमें के लिए हम क्या करें, क्योंकि काम जो है एक दिन में समास पढ़ाना, आप इतने लोग हैं, मैं चैलेंज करता हूँ,
आप कभी भी हिंदी पढ़े होंगे या कोई व्याकरण गुरुजी पढ़ाए होंगे तो एक दिन में पूरा समास नहीं पढ़ाए होंगे। अब आप सोच सकते हैं कि कितना हमारा माने दिमागी कसरत कितनी हो रही है, आपके लिए कितनी कसरत करनी पड़े दिमाग को, वो हम समझते हैं। अब फिर हमको बैक लाना होगा। एक जगह रहता तो सब एक जगह आ जाता, समटा जाता। देखिए अव्यय भाव क्या है। हाँ, एक क्वेश्चन जहां से उठता है वो भी मैं पहले क्लियर कर दूं। अव्यय में क्या होता है कि इसमें पूर्व पद प्रथम पद प्रधान होता है, इसको पूर्व पद भी कहते हैं, पूर्व पद। तत्पुरुष में क्या होता है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद, उत्तर पद का मतलब समझे, बाद वाला। कर्मधारय का भी पूर्व पद प्रधान होता है और द्विगु का भी पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी होता है कि पूर्व पद, जिसका पूर्व पद प्रधान हो या जिसका उत्तर पद प्रधान हो, या निम्नलिखित में से किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कई ढंग का क्वेश्चन आया है ना। तो उससे जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान हो। आगे अब चूंकि अगला पेज पर है दो को हाँ हंगर पर टांगे हुए हैं, तो पहले अब इसको हम क्लियर कर लें। 6 गो बच्चा हमारे सामने खड़ा है, 4 गो, 2 गो वहाँ बैठा हुआ है, 4 गो यहाँ है, तो 4 गो को पहले बांट लेते हैं, फिर दूसरों को, दोनों को बुला के करेंगे। उतारिएगा ना, सुनिए ना उतारने वाले। मैं पढ़ावरा नहीं रहा हूँ, रोज मैं एक ही भाषा बोलूँगी, मैं पढ़ाने आता ही नहीं हूँ, मैं तो केवल ट्रिक्स देने आता हूँ, समझाने आता हूँ। अब वही नहीं लेते हैं, खाली उतारते हैं। तो किताब में तो सब लिखल है। आराम से किताब खोलिए, उतारिए, रात भर उतारते रहिए, पूरा किताब उतार के कॉपी भर लीजिए। तो इसलिए ना मैं कह रहा हूं कि आप पढ़िए, समझिए। जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे किताब में नहीं लिखा रहता है, तो समझिएगा तब ना फायदा होगा। आप फिर वही उतार के कॉपी भर के जाइएगा तो फायदा क्या हुआ। तो सब किताब में लिखल है, आराम से किताब घर पर बैठ के पढ़िए। मैं जब वहाँ हाजीपुर में काम करता हूँ, जब बच्चा उतारता, मैं आप लोग को थोड़ा सा एजेड हैं इसलिए, और चूँकि मैं दूसरे के इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं। हमारे क्लास में उतारता है ना तो कलम पकड़े हुए हैं, एक दिन समझाते हैं, दूसरे दिन कॉपी के साथ उसको बाहर फेंक देते हैं। जाओ अलग पढ़ो या किताब खरीद लो जाके। उतारने से उतारना है तो किताब खरीद लो जाके। जितना पैसा 500 रुपया महीना हमको दे रहे हो, 500 में 5 गो किताब हो जाएगा। तुम उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम कंप्यूटराइज छपा हुआ 5 गो किताब हो जाएगा, भरोगे घर पर। लेकिन आप लोग सियाने बच्चे हैं। प्रथम पद प्रधान होता है तो इसका मतलब हुआ कि आप सीधे शब्दों में समझिए कि जिन शब्दों में उपसर्ग लगा हो, अभी जस्ट मैंने उपसर्ग पढ़ा और इसलिए मैंने पहले उपसर्ग पढ़ा दिया कि आप उपसर्ग से परिचित हो जाए। तो उपसर्ग से परिचित हुआ ना कि शब्दों के पहले लगता है। तो जहां उपसर्ग लगा हुआ किसी पद के पहले, समास किसे कहते हो मालूम है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को जो जोड़ता है। इसको हिंदी में शॉर्टकट में समझे तो संक्षेप कहते हैं। संक्षेप करता है, संक्षेप करता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द रहते हैं उसको एक साथ जोड़ देता है। तो जहां उपसर्ग लगा हो, जिसका पहला पद उपसर्ग हो, तो आप आंख मूंद कर चुनेंगे कि यह अव्ययी भाव समास है। अभी जस्ट उपसर्ग आपने पढ़ा है, कोई आपसे पूछ रहा है यथासंभव या यथाशक्ति, अब पूछ रहा है कि कौन समास है, तो अव्ययी भाव है क्योंकि यथा लगा दिया। ठीक है। अति भार, प्रतिदिन, आप देख रहे हैं इसमें अति लगाया, इसमें प्रति लगाया, इसमें यथा लगाया। तो क्या सीखा आपने कि जहां उपसर्ग लगा हुआ रहे वह अव्ययी भाव होगा। बताइए, इसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है? समझ गए तो माइंड में बैठा ना, आज जीवन भर याद भी रहेगा।
अच्छा, आप बीच में थोड़ा सा कॉमिक कम कीजिए, क्योंकि हमको काम ज़्यादा करना है। डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर हम अपने बहके हुए इंसान हैं। तनका सा हमको बहकाइएगा ना तो हम इतना बहक जाएंगे, और इतना बहक जाएंगे कि आपके घर तक खदेड़ देंगे। ठीक है, हो गया भैया, 1 सेकंड की बात है। बुआ बुआ बुआ, आप अच्छे काम कीजिए ना, वो होता है थोड़ा सा। हमको काम कर 5 मिनट में हम आपका काम कर दें। 5 मिनट आप स्थिर रहेंगे, मैं 5 मिनट में समास पूरा सिखा दूंगा। उत्तर पद प्रधान का मतलब होता है कि बाद वाला पद प्रधान। तो तत्पुरुष की पहचान या तत्पुरुष कैसे चुनेंगे, तो आप शॉर्ट में हम आपको समझाते हैं। कारक पढ़ाए थे ना, तो जिसमें कारक के चिन्ह लोप हो, कारक के चिन्ह लोप हो, मतलब बीच में कारक का चिन्ह आना चाहिए, लेकिन जहां दिखाई, जहां वो ना आए तो समझ जाइए कि उस सारा का सारा तत्पुरुष समास है। तो कारक का तनी हमको रिवाइज करा दीजिए। पहला, इसमें भी ध्यान रखना है, उसमें भी 2 और छांट देते हैं। कारक के 8 भेद, उसमें 2 छांट देते हैं। पहलू का छांट दीजिए और लास्ट वाला छांट दीजिए, तो बचा कै गो? 6 गो। बस 6 गो चिन्ह दिमाग में रखिएगा, तो आराम से तत्पुरुष समास चुन के आइएगा। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, कारक के चिन्ह का लोप होता है, या उसमें कारक के चिन्ह लगता है कि बीच में एक चिन्ह होना चाहिए लेकिन नहीं है। तब इसमें भी आपके 6 भेद हो गए। कारक के चिन्हों में क्या है, 6 भेद का तत्पुरुष हो जाता है, 6 प्रकार का। तो चिन्ह देखिए, कर्म, कर्ता को तो छोड़ दिया, तो कर्म को, करण से, चिन्ह सबको याद है? जरा रिवाइज कर लीजिए एक बार, बोलिए तो आप ही लोग। कर्ता ने की हमको जरूरत नहीं है, कर्म से पकड़िए। ऊपर कहने के ऊपर छोड़िए, नीचे छोड़िए, कर्ता कारक छोड़िए, संबोधन छोड़िए। तो कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर। तो बस इतना याद रहे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन उठाते रहता है, कभी कर देगा। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने रखते हैं चिरी मार, गगन चुंबी, तो जब इसका अर्थ लगाएंगे तो चिरी मार हम किसे कहते हैं, जो चिड़िया को मारता है ना। तो को किसका चिन्ह है, कर्म का। तो कभी ऑप्शन में सीधे तत्पुरुष ना देके डाल देता है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो यही चिन्ह यदि आपके दिमाग में है तो आप तुरंत पहले तो समास पकड़ लेंगे कि तत्पुरुष है। जैसे चिरी मार बोला, समझे? गगन चुंबी कौन समास है? अर्थ लगाइए, गगन चुंबी का अर्थ लगाओ। गगन चुंबी का क्या मतलब? गगन को, आकाश को, घूमने वाला। तो गगन को, तो आप चिन्ह देख रहे हैं, को लगा हुआ है। तो गगन को, तो कारक के चिन्ह जहां आपको बीच में लोप दिखाई दे कि यहां एक चिन्ह होना चाहिए, नहीं है, तो आप आंख मूंद के समझेंगे कि यह तत्पुरुष समास है। या दिमाग में अब जो चिन्ह रहेगा, तो ऑप्शन यदि देता है कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, तो चिन्ह आप सीखे हुए हो, तो चिन्ह के आधार पर पकड़ सकते हो कि कौन तत्पुरुष है। तो चिरी मार, गगन चुंबी, स्वर्ग प्राप्त, कौन तत्पुरुष है? इतना तो सत्य है कि तत्पुरुष है, लेकिन कौन तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष है ना। स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। जा रहा है दिमाग में? अब करण तत्पुरुष में क्या होगा, तो आप जानते हैं से, और उसका जो चिन्ह से होता है उसका क्या मतलब होता है कि वो जोड़ता है, संबंध स्थापित करता है। और आपादान का भी से होता है, तो क्या करता है, जुदाई। तो उसमें देखिएगा, जैसे आपसे कहा बाढ़ग्रस्त, तो बाढ़ग्रस्त का अर्थ कुछ लगा सकते हैं आप? बाढ़ग्रस्त किसे कहते हैं? जो बाढ़ से ग्रस्त है। तो बीच में चिन्ह लग रहा है ना, बाढ़ग्रस्त, तो बोलते बुझाता है ना कि कोई चिन्ह होना चाहिए बीच में। ऐसा अनुभव हो रहा है ना, क्योंकि आप सब सियाने बच्चे हैं, इसलिए ट्रिक्स को आप इजी वे में समझ सकते हैं।
तो बाढ़ग्रस्त का मतलब हो गया बाढ़ से ग्रस्त, तो से चिन्ह लगा हुआ है, तो कौन? अव्ययी भाव तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु, कौन समास? तत्पुरुष चिन्ह लगा हुआ ना। और रोग पीड़ित, रोगग्रस्त तो रोग से ग्रस्त, तो आप समझ जाइएगा। और आगे कुछ बढ़िए, और क्या आएगा? संप्रदान बीच में छूट गया हो, संप्रदान छूट गया। जैसे देशभक्ति, क्या अर्थ हुआ? देश के लिए भक्ति। गौशाला, गाय के लिए शाला, मैंने शाला बोले तो बहनोई वाला नहीं, मतलब मकान, गौशाला। हाँ, नेत्र तो नेत्रहीन करण वाला, लेकिन ये सब तत्पुरुष है। आप समझ रहे हैं ना कि तत्पुरुष समास है, सब नेत्रहीन जो भी बोल रहे हैं सब तत्पुरुष। नेत्र से हीन ना, नेत्र से हीन। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, तो जब चिन्ह वाला रहेगा गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश ना, आ रहा है ना में चिन्ह, तो जहां कारक का चिन्ह आपको अंदरे अंदरे महसूस हो, दिखाई ना दे, तो आप समझ जाएंगे कि यह सब तत्पुरुष समास। क्लियर? कर्मधारय में क्या होता है? इसमें विशेष विशेषण होता है। तो विशेष विशेषण का भी मतलब आपको शायद हमने समझाया था, क्योंकि उसे पढ़ाने के बाद मैं समास लाया ताकि आप समझ सकें। विशेष विशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषता बतलाता है वह विशेषण है, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य होता है। मतलब यह हुआ कि जिसमें एक शब्द विशेषण और दूसरा शब्द नाउन हो, तो समझ जाइए कि यह कर्मधारय है। इसका अर्थ से पकड़िए, कर्मधारय मतलब कर्म को धारण करने वाला। तो दुनिया में कर्म क्या है? तो सारा जो संज्ञा जो आप सारी देख रहे हैं वही सब कर्म। तो जहां संज्ञा की विशेषता बतला दे, तो आप समझ जाइए कि यह कर्मधारय है। जैसे आपसे पूछ रहा है नील कमल, तो कमल कैसा है? नीला है। कमल की विशेषता बतलाए ना कि कैसा कमल है? तो नीला है। तो जो ही विशेषता दर्शाने वाला पहला पद हो, आंख मूंद के समझ लीजिए कि यह कर्मधारय है। एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम नहीं है? और एक आध उदाहरण बोलिए। नील कमल तो हमने बोला, आप लोग एक आध गो बोलिए। घन श्याम, श्याम कैसा है? तो घन माने काला, घन श्याम, घन श्याम, घन श्याम। महात्मा, आत्मा कैसी है? तो महान है, महानायक, महापुरुष। ये सब क्या है? विशेषता दर्शाता है कि पुरुष कैसा है? तो महान है। तो जो विशेषता दर्शाएगा वो आप समझ लेंगे कि यह कर्मधारय है। द्विगु में क्या होता है? महर्षि हुआ ना, महर्षि, तो विशेषता कैसा ऋषि है? तो महान है। अब 50 गो सोचते रहिए दिन भर, उतना वक्त हमारे पास नहीं, रात भर बैठ के सोचिए। नीलकंठ अभी नहीं आ रहे हैं, नीलकंठ कम, चुप रहो। पूर्व पद द्विगु में पूर्व पद प्रधान, तो पूर्व पद प्रधान का इसका टेक्निकल थे, खाली ध्यान रखिए कि इसमें संख्या प्रधान रहता है, संख्या पहले रहे। तो जिसमें संख्या का बोध पहले हो जाए तो आप समझ लीजिए कि यह द्विगु समास है। जैसे चौराहा, तो कै गो राह? चौराहा से 4 गो राह का बोध हो रहा ना। पंचवटी, अभी उतार रही थी, पहले उतार रही थी, अब जब समझाने लगे तब मोबाइल चलाने लगी। हे प्रभु। तो अब तो जैसे समझा दिए, तो आप समझाए तो आप लोग को तुरंत जवाब देना चाहिए। पंचवटी कौन समास? द्विगु। चतुर्भुज, त्रिभुज, चौमासा, सब में असंख्या का बोध हो रहा है, तो आप द्विगु चुन लेंगे।
बोलिए कोई दिक्कत, मैं आगे बढ़ूं। ये सब का भी उदाहरण निकाल को दे दूं। राजपुत्र, राजपुत्र कौन समास हो गया? राजा का पुत्र। राजभवन कौन समास हो गया? राजा का भवन। तो ये सब आ जाएगा तत्पुरुष में। विशेष विशेषण इसमें कैसा आएगा? तो नीलकमल, नीलकमल पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम महानायक, महानायक, ये सब आ रहा है। संख्यावाचक में क्या आएगा? चौराहा, बोलिए त्रिभुज, पंचवटी, पंचवटी, चौमासा। आगे पेज पर जाऊं? मैं खत्म तो करने दीजिए ना। अच्छा ठीक, उतारिए उतारिए। उतारना ही जब महत्वपूर्ण है तो उतारिए, अगला पेज ले लेंगे बाद में। वहां लिखा हुआ है ना, कहाँ है? कर्मधारय में लिख दिए। ओ तोरा के पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम कौन? पुरुषों में उत्तम, तो चिन्ह में लगा हुआ है ना लास्ट में, तो उस समय लिखा रहा था तो उसी समय ना बोलना चाहिए कि यहां जगह नहीं है, हम क्या करें। छोड़िए, पुरुषोत्तम इसमें आएगा ना, पुरुषों में उत्तम। मेरा विचार क्या था कि 2 बचा हुआ हम पढ़ा देते, हम निकल जाते। आप आराम से उतार लेते, क्योंकि 12:15 हो रहा, 8:15 हो रहा है, 8:30 तक बैच करना है ना, तो 12:15 हो रहा है। क्या पूछना है? वो सब ही आएगा। भर भी जो है ना, भर भी उपसर्ग है। अब कहे ना कि 10 गो और 19 गो कितना हुआ? 29 गो ना हुआ, तो 29 गो उतना जगह नहीं था कि यहां से यहां तक में हम 29 गो भर दें। जब टीचर से ज्यादा काबिल लड़का होने लगे ना, तो टीचर बड़ा परेशान होता है। मैं अभी समाज समाप्त किया ही नहीं और क्वेश्चन पूछना आप शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद कर। बैठिए, नो नो बैठिए, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे। हम पेड़ पर अभी चढ़ना शुरू किए हैं, को डाल पर गए हैं, और फुनगी पर जो आम है वो तोड़ के लाइए। जा रहे हैं ना वहां तोड़ने, अभी समाज खत्म नहीं हुआ और आप क्वेश्चन शुरू कर दिए। इसलिए हम चाह रहे थे कि एक ही पेज पर सबको तोड़ दे, लेकिन वो पेज पर नहीं आ रहा था टोटल। देखिए यहां पूरा से ह भी नहीं लिख पाए थे, उतने पर कहा कि बैक होइए। बहुब्रीहि, बहुब्रीहि द्वंद्व का मतलब होता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होता है। ये क्वेश्चन रहता है, इसलिए मैं ये भी डाल रहा हूं, नहीं तो मैं ट्रिक्स दे के डायरेक्ट निकल जाता। मैं ट्रिक्स दे के डायरेक्ट निकल जाता, लेकिन क्वेश्चन रहता है इसमें। हेलो, नाम? अब वह कोचिंग किसी कारणवश बंद है, अब सोमवार से खुलेगी और सोमवार से लगातार बैच चलेगा। किसी कारणवश हम थोड़ा मजबूरी में फंस गए हैं, तो नहीं अलग चले आए हैं। 9 बजे आ जाइए, सोमवार से, मंडे से। तो ऐसा कीजिए ना, आप आके चेहरा दिखा दीजिएगा थोड़ा सा, तो हम फिर आपके चेहरा के हिसाब से बैच अलॉट कर देंगे। तो इसमें क्या होता है भैया, तो दोनों पद प्रधान होता है।
दोनों पद प्रधान होगा तो कभी पूछ देगा कि दोनों पद प्रधान कौन समास, दोनों पद प्रधान कौन समास, द्वंद्व समास। और बहुव्रीहि में क्या होता है कि इसका अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, मतलब न पहला पद, न उत्तर पद, न प्रथम पद, न दोनों पद, क्या होता है इसका गो तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है। अब द्वंद्व में क्या है कि मैं तो एक साधारण सा ऐसे भी काम चला लेता कि भैया दो पदों के बीच में हाइफन लगा रहे तो समझ जाना कि द्वंद्व है, लेकिन ये हाइफन दो पदों के बीच में कहाँ, तो विपरीत, विपरीत, विप विप विपरीत शब्द होना चाहिए, विपरीत पद होना चाहिए। यही खाली आपको ध्यान रखना है। जैसे दिन दिन रहेगा तो यह नहीं होगा, उल्टा होना चाहिए, दिन रात होना चाहिए ना, लोटा डोरी होना चाहिए, माता पिता होना चाहिए, भाई बहन होना चाहिए ना, आकाश पाताल होना चाहिए। तो देख रहे हैं दोनों पद प्रधान है। दाल भात होना चाहिए, दाल भात होना चाहिए, रात दिन होना चाहिए, सुबह शाम होना चाहिए, उल्टा विपरीत पद होना चाहिए, समान पद नहीं हो। और एक ट्रिकी बात मैंने क्या सिखाया, क्या चोचा कर रहे हैं, एक विपरीत, एक ट्रिकी बात क्या मैंने सिखाया कि जो हाइफन वाला होता है ना 99% वो द्वंद्व समास ही होता है। लेकिन कंपटीशन में कभी कभी फंसाता है, क्योंकि देखता है कि एन सरस्वती जैसा टीचर पैदा हो चुका है तो वो ट्रिक देता है तो लड़का उसी से खींच लेता है, तो थोड़ा सा नचाइयो देता है, समाने पद दे देगा। तो आप तो रहिएगा हाइफन पर और उसमें फंस जाइएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि विपरीत पद होना चाहिए। पद समझते हो, कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है, शब्द ही पद है, जब दो शब्द मिल जाते हैं ना तो शब्द ना कहला के पद कहला जाते हैं। माने शब्द वही है, शब्द वही है, लेकिन उसका नाम बदल जाता है, पद हो जाता है। कहा कि तारों ने कहा कि गगन बदला है, भौरों ने कहा कि चमन बदला है, मगर श्मशान की खामोशियां ये कहती है कि लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। तो वही शब्द है, शब्द वही है, खाली उसका नाम बदल गया कि जो ही दुगो जुड़ जाता है चाहे वाक्य में आ जाता है तो शब्द ना कह के उसी को हम पद कहते हैं। चलते चलते कुछ बातें सीखते चलिए। तो ये आ गया। अब इसमें बहुव्रीहि में क्या होता है कि अन्य पद प्रधान होता है। अब एक जो भाई साहब हमसे क्वेश्चन कर रहे थे, अब आपका जवाब आ रहा है। जैसे इसमें दशानन, दशानन जो हुआ, दशानन ठीक लिखा हुआ है हो, दशानन, दशानन ऐसी नहीं होता है। अरे दशा आता ही गया तो नन्हे ना होगा। नंद कहां से आएगा? दशानन आपको हम संख्या वाला ही दे रहे। देखिए जब मैं बतिया रहा हूं तो भाई साहब बतिया रहे हैं, जब यहाँ पढ़ा रहे हैं तो भाई साहब बतिया रहे हैं, और उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे। अब आपके क्वेश्चन का सब जवाब आ रहा है। दशानन मैं ज्यादा संख्या वाला दे रहा हूं। चतुरानन, चतुरानन। अब यहां भी 10 है और चतुरा है, चतुर है, मतलब ये चतुर से तो 4 का बोध हो जाता है ना, संख्या का बोध होता है। आपको यहीं पर अंतर करना है कि ये कह रहा है कि द्विगु में हमने देखा था कि वो सीधे कह रहा है कि पूर्व पद संख्या होना चाहिए, माने संख्या पहले होना चाहिए। संख्या कहाँ होना चाहिए? पहले होना चाहिए। यहां कह रहा है कि इसमें अन्य पद प्रधान होगा, मतलब ये जो शब्द देगा उसका अपना कोई अर्थ नहीं होगा, यह एक अन्य एक तीसरा अर्थ पकड़ेगा। तो 10 आनन का मतलब हुआ 10 सिर वाला,
तो 10 सिर वाला जब हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में फटाक एक तीसरा शब्द आता है रावण, क्योंकि दशानन किसका नाम था? रावण का। तो जो अपना अर्थ छोड़कर अन्य अर्थ पकड़ता हो उसी को हम बहुव्रीहि कहते हैं। मैं ऐसे समझा रहा हूं कि एक शब्द कोई बोलता हो और उस शब्द को सुनते ही जब तीसरे व्यक्ति का फिगर आपके दिमाग में आ जाए, तीसरा शब्द जब आपके दिमाग में आ जाए तो समझ जाइए कि यही बहुव्रीहि है। इसमें भी विशेषता दर्शाने का काम होता है, कर्मधारय में भी विशेषता दर्शाने का काम होता है। अंतर केवल इतना ही है कि कर्मधारय में जब विशेष, जैसे उसमें नीलकमल हम बताए, तो इसमें क्या हो जाएगा? नीलकंठ हो जाएगा। तो नीलकमल में और नीलकंठ में, नीलकंठ में, कंठ में और नीलकमल में अंतर है। ये नीलकमल किसी कमल के फूल की विशेषता बतला रहा है, लेकिन जो ही यहाँ नीलकंठ कहता है कि नीला कंठ, जो ही बोलता है नीलकंठ तो आपके भेजा में डायरेक्ट भोला बाबा आ जाते हैं कि नीलकंठ किसका है? महादेव का। चंद्रशेखर जो ही बोलता है कि चांद है जिसके शिखर पर, बिना पानी बोलता है। चंद्रशेखर कौन? चांद है जिसके शिखर पर कौन है? महादेव है। बिना पानी, पानी बोले तो हाथ और बिना बोले तो बिना, तो बिना जिसके हाथ में है जो ही कोई बोलता है तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि सरस्वती जी। क्या? अन्य मां सरदे जो हो, तो अन्य पद जब पकड़ेगा तो वही कहलाएगा आपका बहुव्रीहि। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? हम पढ़ाने से पहले जब पूछिएगा ना तो बहुत चीज अधूरी रह जाती है। अब जब पढ़ा दिए हैं तो अब आप समझ गए होंगे, और कुछ क्वेश्चन हम आपसे बनवा लेते हैं, आप देखते हैं कि कितना समझे। ये कर्मधारय में चला जाएगा, हम खाली समझाने के लिए, इसमें फिर उतार लेगा तो हमरे के दोष देगा। यही रखिए। भारी भरकम सब चला जाएगा अब्बे में। अरे पहलू का अब्बे था ना, एज पीछे कर दूं, उतार लिए आप। लीजिए, यहां है ना कि अब उपसर्ग जहां दिखाई देगा समझिए कि अब्बे भाव। समास क्या में है? देखिए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन मैं दिखा दूं और आप देखिए कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं। प्रतिदिन शब्द में समास है कौन? बस यहीं से क्लियर होगा। प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, यहीं से आपका जो सस्पिशन मन में होगा वो सब अपने क्लियर होगा, डाउट क्लियर होगा, बशर्ते कि समझाने वक्त समझे होंगे तब, और नहीं समझाने वक्त उतारे होंगे तो उसका भगवानों मालिक नहीं है। प्रतिदिन शब्द उतार ही रहे हैं अभी तक। अरे अभी तक उतारे नहीं, ये कहाँ था आदमी भाई? आप कहाँ थे सज्जन? सोए हुए थे क्या? अजीब हाल है। चलिए एगो उतार है, बाकी सब अपना काम कीजिए। प्रति 8:23 हो गया, 8:30 बजे हमको क्लास। हाँ तो 10-5 मिनट का गैप रहता है ना, तो हम खाली क्वेश्चन समझा देते हैं, उतारने वाला काम बाद में। अरे नहीं उतारिएगा ना, इसमें जब इसमें बर्फ बहुत बढ़िया चिप लगा के भगवान भेजे हैं। यहाँ एक ऐसा चिप है ना, मोबाइल आज पैदा हुआ, चिप आ जाया ना, सोनो सनातन काल से चिप लगा हुआ है इसमें। अब गूगल वाला पढ़ाई, गूगल के पढ़ाई वाला लड़का आएगा बहस करने की 23 गो होता है उपसर्ग, अब 25 गो होता है उपसर्ग, तो हम उसके बाद पर चलेंगे। प्रतिदिन शब्द में समास है द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। आप समझ गए? दिन के पहले प्रति लगाए हुए है, उपसर्ग लगाए हुए है। प्रत्यय क्या होता है? अभी तुरंत ने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाए हैं आपको। प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। अभी जस्ट इसको पढ़ाने के बाद ही हम समास पढ़ाए हैं। अब यही सब
देखिए बड़ा एक तरफ प्रेशर है कि आप 2 दिन में खत्म कीजिए, इधर लड़का क्वेश्चन पर क्वेश्चन उसका जवाब देते देते तो कई दिन लग जाएगा। इसलिए देखते हैं हम भी थोड़ा सीरियस हो गए हैं। आप लोग भी बहुत सारे क्वेश्चन देखिए। पढ़ाई का मैंने फर्स्ट दिन कहा था कि अंत नहीं है, ज्ञान का अंत नहीं है। आप समझे कि नहीं, ईमानदारी से बोलिए बस। तो डाउट क्लियर करने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन दे रहे हैं ना, प्रीवियस क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ना कि इस मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देने का क्या मतलब है कि इस स्टैंडर्ड का पूछेगा। क्लास आपका 2-10 नहीं होने वाला है, क्लास हमको फ्राइडे तक ही करना है बस। मैंने आज बृहस्पतिवार हो गया, कल या ज्यादा से ज्यादा हम बहुत ये करेंगे तो सैटरडे को, ये सुबह फर्स्ट बैच आप ही का रहता है, तो सैटरडे तक हम आपका क्लास कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। अरे भैया ये क्लास मैंने मैनेजमेंट से बतियाइए, विशेष बात मैनेजमेंट से बतियाइए, रहने दो। 2 शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को कहते हैं, ध्यान दीजिए, 2 शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को कहते हैं समास, संधि, व्याकरण, विकार। समास कहते हैं। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? देखिए आया क्वेश्चन, किस में उत्तर पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। चौमासा कौन समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। चौमासा द्विगु, चौमास 4 मास। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? आजन्म, घनश्याम, अनिच्छा, तिरंगा, तत्पुरुष समास। अब देखिए यहां पर एक सस्पिशियस क्वेश्चन आया ना, क्योंकि इसकी चर्चा हम अभी तक करवे नहीं की आपके सामने, तो यही डाउट क्लियर होता है जब प्रीवियस बनाते। तो अनिच्छा का अर्थ खाली लगा लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन समास है। अनिच्छा का खाली मतलब बता दीजिए हमको। अनिच्छा मतलब इच्छा के बिना, तो के चिन्ह लगाए हुए है ना, तो कौन समास? तत्पुरुष हो जाएगा। नील कमल में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। ये सब महत्वपूर्ण है, समझे ना। जो शब्द सब इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यही सब ज्यादा शब्द पूछता है समास में। चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्विगु। अब बिना ऑप्शन है क्या आप पकड़ रहे हैं ना, 4 गो ऑप्शनों की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? आतिथ्य पर, आचार कुशल, दीना अनुदीन और अनुभवजन्य। अब इसमें आप जब पकड़िएगा तो अति जो है यह नहीं होगा, क्योंकि अति इसका एक शब्द जो बीच का होना चाहिए वो सार्थक शब्द होना चाहिए। जो निरर्थक शब्द दिया है थ्येपर्ण, तो थ्येपर्ण कोई शब्द नहीं है। आचार कुशल ये हो सकता है, लेकिन आचार कुशल में आ जोड़ के चार कुशल नहीं जोड़ सकते हैं। आ के पहले, आ के बाद कोई एक शब्द में जोड़ते हैं, आ के बाद चार जोड़ सकते हैं तो आचार होगा। कुशल जोड़ देते हैं तो बहुत जुड़ जाता है, उपसर्ग में हम एक को ना जोड़ेंगे तो ई भी नहीं होगा। तो अभी भी दीना अनुदीन, दिन के पहले, अनुदिन के पहले दिन लगाया तो दिन का भी अर्थ होता है, अनुदिन का भी अर्थ होता है। तो ये आपका समास हो जाएगा इसमें दीना अनुदिन। कौन समास? अव्ययी भाव। बिना पानी किस शब्द का समास है? बिना पानी बहुव्रीहि। अन्य अर्थ पकड़ लिया। लाभालाभ में कौन सा समास है? लाभालाभ। संधि कीजिए, लाभ अलाभ, संधि कीजिए।
लाभालाभ का अर्थ क्या? लाभ और लाभ। तो ये द्वंद्व कर दिया कि एक तरफ लाभ है दूसरी तरफ अलाभ, निगेटिव दिया। तो विपरीत शब्द जहां रहेगा उसको हम कहां चुनेंगे? विपरीत पद जहां रहेगा तो उसको हम क्या चुनेंगे? द्वंद्व समास। रसोई घर का समास विग्रह करें। अब देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदलता है। अब रसोई घर, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि रसोई घर कौन समास होगा? तत्पुरुष। इसका अर्थ हुआ रसोई के लिए घर। रसोई घर का मतलब रसोई के लिए घर। तो के लिए का चिन्ह दिया ना, तो जो ही चिन्ह दिया तो तत्पुरुष हुआ। अब आप यहाँ क्वेश्चन बदल रहा है, दूसरे ढंग से अब पूछ रहा है कि कह रहा है कि रसोई घर का समास विग्रह करें, यानी इसका अर्थ क्या होगा सो बताइए। रसोई का घर होगा, रसोई के लिए घर होगा, घर की रसोई होगा या घर में रसोई होगा? आ गया, समझ गए? मुझे लगता है आप अपना घर पर प्रैक्टिस कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आज हम 2 मिनट पर आप सर्ग प्रैक्टिस कीजिए, समास प्रैक्टिस कीजिए, आपको इजी वे में सब बन जाएगा। देखिए नहीं हम ट्रिकी ढंग से पढ़ाएंगे ना, तो जे हो कुछ हम चाहते हैं कि कुछ हद तक मीटर खींच दें तो नहीं खिंचा पाएगा। ये तो हमारा आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि कोई भी टीचर एक दिन में समास आपको नहीं पढ़ाया होगा कभी, और उसमें भी एक दिन में उपसर्ग पढ़ते या समास हो, मैंने 2 मीटर पढ़ा देना। अब उसमें कहीं ना कहीं तनी दहाई हाथ ना मारेंगे, तनी स्पीड नहीं खींचेंगे तो समय पर हम पहुंच नहीं पाएंगे। मेरी भी कुछ मजबूरी है भाई साहब। वो कहा कि यूं तो कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां होगी। हाँ, 1 महीना हम समाज से पढ़ा देंगे तो कैसे होगा? 10 वो क्लासे हमारे पास, 10-12 क्लास में हमको कोर्स पूरा करना है।